गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फील्ड ड्यू टू अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। आज डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, द डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर, राइट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और गॉस लॉ पढ़ेंगे कि जो जनरल फॉर्म तो आपको पता है, ई डॉट डी एस इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है। तो एक गॉस लॉ भी पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ डी कैसे लिखा जाए, राइट। तो हमारे पास आ रहे हैं द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी, कैपिटल डी से जिसको डिनोट करते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं गॉस लॉ लिख लेता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होती है गॉस लॉ की, आपको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ होता है, जनरल फॉर्म, ये आ जाएगी आपकी जनरल फॉर्म ऑफ, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी आपकी गॉस लॉ की, जनरल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। मैं डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहा हूँ। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है? डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। हो आप सब लोगों को पता ही है। या इंटीग्रल फॉर्म क्या होगी इसकी? इंटीग्रल फॉर्म क्या होगी? ई डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल डॉट ई ले रखा है इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज मेरे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, इस तरह का सरफेस है उसका, ये कोई भी सरफेस है जो कि कितने वॉल्यूम को बाउंड कर रहा है? वी वॉल्यूम को, राइट। तो अगर मेरे को किसी एक पॉइंट पे देखना, मान लो इस पॉइंट पे देखना है, तो डेल डॉट ई की वैल्यू क्या होगी? रो बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्या होगी? रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रो जो होगा, अब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री चार्जेस एज वेल एज बाउंड चार्जेस, ठीक है। तो बहुत दोनों चार्जेस होंगे इसमें, ठीक है। यानी चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक, कौन से चार्जेस होते हैं? बाउंड चार्जेस प्लस फ्री चार्जेस, दोनों चार्जेस होंगे। तो रो बी जो होगी, रो क्या होगी? रो इक्वल टू रो बी प्लस रो एफ। जो इस पॉइंट पे जो बाउंड चार्ज डेंसिटी होगी, और रो एफ क्या है? फ्री चार्ज डेंसिटी, और बी रो बी क्या है? बाउंड चार्ज डेंसिटी। सो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? सो इट इम्प्लाइज डेल डॉट ई इक्वल टू रो बी प्लस रो एफ ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो यहाँ पे देखना, ध्यान दें, जो ई है वो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान रखना, फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज एज वेल एज फ्री चार्ज। ई क्या है? टोटल फील्ड है। ई क्या है यहाँ पे? मैं चलो बाद में भी लिखवाऊंगा इसको। ई क्या है यहाँ पे? टोटल चार्ज है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि इसको लिख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज एज वेल एज बाउंड चार्ज। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आता है तो कितना आ जाएगा? कांस्टेंट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। डेल डॉट ई इक्वल टू रो बी प्लस रो एफ, ठीक है। ये मान लो सपोज ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 थी। आप बिल्कुल सिमिलर किसके लिए कर सकते हैं? इसके इंटीग्रल फॉर्म लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्यू इनक्लोज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू बी प्लस क्यू एफ, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जो एनालिसिस अभी कर रहा हूँ वही आप किसके साथ कर सकते हो? इंटीग्रल के लिए, राइट। अच्छा, आपने रोबी के बारे में पढ़ चुके हो पहले। मैंने बताया था बिकॉज रोबी इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी। पी यहाँ पे क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर। सो क्या बन जाएगा? सो मैं रोबी की जगह ये पुट किया मैंने, तो कितना बन गया? डेल डॉट ई, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी प्लस रो एफ।
राइट। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से बन गया डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस डेल डॉट पी इक्वल टू रो एफ। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेल डॉट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इक्वल टू रो एफ। तो ये आ गया मेरे पास, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे एक अब देख, ये जो यहाँ पे बन रहा है, ये जो बनेगा, इसको मैं एक नाम दे लेता हूँ। जो ये वाली देखो, डेल डॉट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इक्वल टू रो एफ, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है? राइट हैंड साइड पे क्या आ रही है? रो फ्री। रो फ्री चार्ज क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, जो हम बाहर से इस पे पुट करेंगे, यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स से कोई एक्सटर्नल चार्जेस है जो यहाँ पे पुट किया है मैंने डाइलेक्ट्रिक पे, उसके सरफेस पे या फिर उसके वॉल्यूम पे, वो क्या है मेरे पास? रो एफ। तो ये जो क्वांटिटी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? रो एफ पे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? रो पे। और रो में क्या था? दोनों थे, बाउंड और फ्री। ध्यान रखना। तो मैंने इस क्वांटिटी को एक अलग से नाम दे लेता हूँ। लेट्स डिफाइन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एज, किस तरह से डिफाइन करता हूँ मैं? ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है ये वाली, यानी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ध्यान देखना, ये जो ई था, ई क्या लिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड। बल्कि यहाँ पर लिख लेता हूँ ड्यू टू बोथ फ्री एंड बाउंड चार्जेस। ध्यान रखना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल प्लस जो भी इसमें बाउंड चार्ज होगा उसकी वजह से होगा। ध्यान रखना इस चीज का, राइट। सो दिस क्वांटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू डी, और इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ये क्या आ जाएगा ऊपर से? तो सो इट इम्प्लाइज डेल डॉट डी इक्वल टू रो ऑफ एफ। और एक क्वांटिटी मेरे पास ये आई, एक फॉर्मूला ये आया मेरे पास, ठीक है। तो दो अभी फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं। एक ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके इक्वल आ रहा है और उसका जो डाइवर्जेंस है वो इसके इक्वल आ रहा है, राइट। ये तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म आ गई, या फिर इंटीग्रल फॉर्म में से इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? इसकी इंटीग्रल फॉर्म क्या होगी? इंटीग्रल फॉर्म ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो पहले, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो क्या होगा? डी डॉट डी एस ओवर एस वेक्टर इक्वल टू क्यू, रो की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यू। तो एक फॉर्मूला ये आ गया मेरे पास। इसको और इसको बोला जाता है गॉस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या आ जाएगा? गॉस लॉ फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसमें है? इन डाइलेक्ट्रिक्स। किसमें हो जाएगा ये? डाइलेक्ट्रिक्स के केस में, राइट। तो देखिए अब इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो डी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्यू। जो डाइवर्जेंस है इसका डी का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रो पे, रो एफ पे। यहाँ से जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? क्यू है। तो बिल्कुल आपको सिमिलर लग रहा होगा देखने में कि ये जो एक्सप्रेशन आया है ये बिल्कुल किसकी तरह है? जो गॉस लॉ हम यूज़ करते थे पहले, जब मैंने गॉस लॉ पढ़ाया तो उसमें क्या था? डी की जगह ई था, और यहाँ पे क्यू, एफ की जगह क्या था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था। बस एक माइनर सा डिफरेंस यही है। हमारी बात समझ में? बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में? भाई आपका यहाँ पे देखने से ये लग रहा है कि भी जो डी है वो डिपेंड सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा होगा? फ्री चार्ज पे। यहाँ से भी दिखाई दे रहा है आपको कि भी वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्ज पे। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? देखिए बता देता हूँ मैं आपको।
सो गोस लो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ई डॉट डी एस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे सिर्फ फ्री चार्ज है क्यू की जगह, वहाँ पे क्या होता है उसमें दोनों चार्जेस होते हैं, क्यू फ्री भी प्लस क्यू बाउंड भी। अरे बात समझो, तो क्या सिमिलरिटी है, डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, जो जनरल गोस लॉ होता है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि भी वहाँ पे डेल क्रॉस ई हमेशा ज़ीरो होता है। तो अब हमें चेक करना क्या डेल क्रॉस डी भी ज़ीरो होता है। सो क्वेश्चन ये राइज होता है कि भी इस डेल क्रॉस डी इक्वल टू ज़ीरो, और होता है तो क्या किस कंडीशन में हो जाएगा, राइट, या ऑलवेज अगर हम पूछना चाहें तो क्या डेल क्रॉस डी इक्वल टू ज़ीरो है। तो चेक कर लेते हैं ज़ीरो है कि नहीं है, और अगर ज़ीरो होता है तो कब होगा, और उस केस में क्या स्पेशल होगा ऐसा। आगे बात समझ में। तो अभी चेक करते हैं इसमें, यहाँ क्या मेरे पास, तो अच्छा डी का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डी की ये डेफिनेशन थी मेरे पास, डी क्या था, ये था मेरे पास डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ध्यान रखना जो ई है वो सिर्फ किसकी वजह से, दोनों टोटल फील्ड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे दोनों तरफ कर ले देता हूँ मैं दोनों तरफ। सो क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल क्रॉस डी इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो यहाँ से आ जाएगा डेल क्रॉस ऑफ ई, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, प्लस डेल क्रॉस ऑफ पी। और हमें पता है कि भी डेल क्रॉस ई क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए भी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हमेशा ज़ीरो होगा ये। सो इट इम्प्लाइज डेल क्रॉस डी इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ पी। सो मेरे पास एक कंडीशन ही है। तो यहाँ से क्या लग रहा है, जब डेल क्रॉस पी ज़ीरो होगा तभी डेल क्रॉस डी ज़ीरो होगा। आ रही बात समझ में। तो एक बात तो ये कंफर्म है कि भी डेल क्रॉस डी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज। आ रही बात समझ में। सो डेल क्रॉस ई इक्वल टू ज़ीरो नॉट ऑलवेज, ये हमेशा नहीं होगा, सिर्फ कब होगा। सो इट मीन्स देयरफॉर कर्ल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी is 0 only when डेल क्रॉस पी इक्वल टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका कर्ल ज़ीरो होना चाहिए। समझ में आ रही नहीं बात। तो ज़ीरो कब होगा, ये जब ये डेल क्रॉस ज़ीरो होगा, अदरवाइज ये ज़ीरो नहीं होगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अदरवाइज डेल क्रॉस डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आगे बात समझ में। बट आपको पता है कि भी डेल क्रॉस ऑफ ई हमेशा ज़ीरो होगा ऑलवेज, ये क्या होगा हमेशा ज़ीरो होगा। और डेल क्रॉस जो इसका कर्ल है वो कंडीशनली ज़ीरो हो रहा है, कब क्या कंडीशन होनी चाहिए, पी को ज़ीरो होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं कि भी पी कब ज़ीरो होगा। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भी पी कब ज़ीरो होगा और कैसे ज़ीरो हो गया, क्या ऐसे स्पेशल केसेस है जिनके लिए पी मेरा पी का जो कर्ल है वो ज़ीरो ना, सॉरी पी का जो कर्ल है वो ज़ीरो होगा, राइट। जो पी है वो कब ज़ीरो हो जाएगा, फॉर, एक और बात लिखवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, फॉर स्पेरिकल सिलेंड्रिकल और प्लेन सिमेट्री। द कर्ल ऑफ P vanishes, that is curl of P equal to 0. So it implies del cross del cross of D is 0 for spherical cylindrical और plane symmetry.
जो कर्ल होगा इसका ज़ीरो हो गया, जो पी का जो कर्ल हो गया तो डी भी ज़ीरो हो गया। और आपको पता है सिर्फ इन केसेस के लिए ही मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल क्रॉस डी को। अब देखो, फॉर सच केसेस डेल क्रॉस डी क्या होगा, ज़ीरो। एंड ये तो है ही हमारे पास डेल डॉट डी इक्वल टू रो एफ। तो ऐसे केसेस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भी पी क्या है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ किससे निकाल सकता हूँ, इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ डी को विद द हेल्प ऑफ रो, विद द हेल्प ऑफ रो। यानी डी कैन बी कैलकुलेटेड D can be calculated by, so ये बिल्कुल गोसलो की तरह बन गया। अब यहाँ पे गोसलो अप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो गोसलो होता है हमारे पास, जनरल गोसलो है भाई, उसके लिए डेल क्रॉस डी, डेल क्रॉस ई क्या होता है वहाँ पे ज़ीरो, और डेल डॉट ई इक्वल टू रो होता है। बस रो की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो एफ, और ई की जगह डी आ जाएगा, ध्यान रखना। समझ में आया ना। सो डी कैन बी कैलकुलेटेड जस्ट लाइक, मतलब डी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रो एफ ओनली, ठीक है। जस्ट लाइक वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ। तो बिल्कुल सिमेट्री यूज करो और गॉस लॉ यूज करो, बाय यूजिंग गॉस लॉ एंड सिमेट्री। तो आपको पोलराइजेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भी पोलराइजेशन क्या है, क्या होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, रो एफ की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ आपको रो एफ पता है, आप भूल जाओगे भी आपको डाइलेक्ट्रिक दे रखा है क्या दे रखा है, तो वहाँ पे क्या अप्लाई करना है, सिर्फ गॉस लॉ इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपको इसका डाइवर्जेंस भी पता है और इसका कर्ल भी पता है। और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर आपके पास कर्ल है और उसका डाइवर्जेंस है तो आप डी को कंप्लीटली फाइंड आउट कर सकते हो। आई बात समझ में। उसमें पहले वाले केस में क्या था, डेल क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो आप सिर्फ रो एफ से नहीं भला कैलकुलेट कर सकते। अरे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये क्या होता है हमारे पास, डेल डॉट, भाई डेल क्रॉस ई कितना था, ज़ीरो, एंड डेल क्रॉस ई, सॉरी डेल डॉट ई किसके को लाता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनसे क्या निकल के आता है मेरे पास दोनों से, तो मैं ई को क्या लिख सकता हूँ, ई एट सम जनरल पॉइंट आर हमेशा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकता हूँ, ओवर रो ऑफ आर डैश आर कैप डी टो डैश ओवर आर स्क्वायर ओवर ए वॉल्यूम डी। आगे बात समझ में। ऐसे ही अब हमारे पास क्या है, ये तो है डेल डॉट डी क्या है, रो बाई रो एफ है, बट डेल क्रॉस डी इज नॉट ज़ीरो, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज। नॉट इक्वल टू भी इन जनरल बोल सकते हैं हम, इसमें आपको ऐसा लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन जनरल। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो 1/4 पाई, तो रो एफ आना चाहिए यहाँ पे, आर डैश आर कैप ओवर आर स्क्वायर्ड डी टू डैश। यानी मैं कंप्लीटली, अगर आपके पास डेल क्रॉस डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो मैं इसको नहीं लिख सकता कभी भी ऐसा। अगर आप इसको कूलम्स लॉ की तरह सोल्व करोगे तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ, अगर डेल क्रॉस ज़ीरो हो जाए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और आप ये बोल सकते हो कि डी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्री चार्ज डेंसिटी,
इफ एंड ओनली इफ डेल क्रॉस डी इक्वल टू ज़ीरो। आ रही बात समझ में? तो आप ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अगर डेल क्रॉस डी ज़ीरो हो जाए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बट हमारे पास डेल क्रॉस डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन जनरल। वो स्पेशल केसेस में क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। एक बार जो भी मैंने बताया है वो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले मैंने डेल डॉट डी को क्या लिखा है, मेन एम क्या था कि भी डेल क्रॉस डी ज़ीरो होगा कि नहीं होगा, राइट। हमको ये चेक करना था कि भी डेल क्रॉस डी क्या ज़ीरो है। अगर डेल क्रॉस डी अगर ज़ीरो हो जाए तो हमारा काम इजी हो सकता है। मैं कंप्लीटली किससे निकाल, बिल्कुल सिमिलर टू गॉस लॉ। मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी को ये बोल सकता हूँ कि डी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्री चार्ज डेंसिटी। बट अगर इन केस अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ तब मैं ये नहीं बोल सकता कि भी डी डिपेंड्स ओनली ऑन रो फ्री। यहाँ से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये बोल सको कि भी जो डी है वो सिर्फ रो एफ पे डिपेंड करेगा, नहीं। हाँ, वो सिर्फ रो एफ पे डिपेंड कर सकता है जब डेल क्रॉस डी क्या हो जाए, ज़ीरो। क्योंकि हम गॉस लॉ की तरह अप्लाई कर देंगे इसको, राइट। सो मेरे पास क्या आ गया, डेल क्रॉस डी क्या ज़ीरो है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो जब मैंने कर लिया इसका इक्वेशन का तो मेरे पास क्या बचा, डेल क्रॉस डी इक्वल टू ज़ीरो। सो बट डेल क्रॉस पी ज़ीरो, जब ज़ीरो होगा तब तभी डेल क्रॉस डी ज़ीरो होगा। सारी बात समझते हो? तो इन जनरल क्या होगा, डेल क्रॉस पी तो नहीं ज़ीरो है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये क्या होता है, ज़ीरो। मैंने बताया था स्पेरिकल, सिलेंड्रिक और प्लेन सिमेट्री के लिए कर्ल क्या होगा, कर्ल ऑफ पी वेनिसेस, दैट इज डेल क्रॉस पी इक्वल टू ज़ीरो। सो कर्ल ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो, इट इम्प्लाइज कर्ल ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। फॉर सच केसेस, इन केसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डी इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल डॉट डी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये मैं कह सकता हूँ कि डी डिपेंड्स ओनली ऑन रो फ्री। कैसे? सो डी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रो एफ ओनली, जस्ट लाइक वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ एंड सिमेट्री। इसको सिमेट्री को यूज करके, यूजिंग सिमेट्री एंड सो डेल क्रॉस ई इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल डॉट ई क्या होता है, रो बाय एप्सिलॉन। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, मैं क्या बोल सकता हूँ, ई डिपेंड्स ओनली ऑन रो। रो, अगर रो पता है तो आप कंप्लीटली इसको डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट डेल क्रॉस डी जो है वो रो फ्री तो है, बट डेल क्रॉस डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन जनरल। सो डी इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी मीन्स if del cross d equal to 0, then we cannot calculate d completely by रो एफ ओनली, ठीक है। हाँ, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। बट इफ़, ये भी चलो मैं लिख देता हूँ, डेल क्रॉस ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो, देन एक बार ये आर कैप, और ये भी बता देता हूँ मैं आपको। सपोज ये मेरे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है और इस पॉइंट पे मेरे को फील्ड निकालना है, यानी डी निकालना है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन ओ है। तो यहाँ पे कोई भी डीटो वॉल्यूम है, डीटो डैश, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो एफ आर डैश, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आर कैप, आर है, इसको आर बोलेंगे और इसको आर डैश बोलेंगे, ध्यान रखना। तो ये है, ठीक है। तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो डी को कम्प्लीटली। हाँ, अगर आपके पास स्पेरिकल सिमेट्री है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, या फिर प्लेन सिमेट्री है, तो उसके लिए डेल क्रॉस पी क्या होगा, ज़ीरो, और डेल क्रॉस डी क्या हो जाएगा उसके लिए, ज़ीरो। तो डेल क्रॉस डी ज़ीरो है तो आप बस इसको डी को क्या समझो कि भी एक बिल्कुल आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है, ई डॉट डी एस की तरह। अरे बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ, डी कंप्लीटली डिपेंड करेगा रो पे। इफ एंड, तो मैंने
डी के बारे में बताया है कि डी को अगर कोई आपके पास कोई स्पेरिकल सिमेट्री दे रखी है या फिर सिलेंडर सिमेट्री है या फिर प्लेन सिमेट्री है, तो आप उसके लिए इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सिंपली जैसे हम गॉस लॉ अप्लाई करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऐसे ही आपको डी यूज़ करना है, बस रो की जगह रो एफ आ जाएगा, राइट। कैसे देखिए, सपोज देखिए एक पॉइंट देखिए, क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि भी एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, इस तरह से दे रखा है, मान लो ये मैंने ये बना लिया डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ठीक है। हमें क्या निकाल, इसकी रेडियस कितनी है, आर, रेडियस है आर। हमें इसके अब देखिए सॉलिड स्फीयर है ना ये, मान लो इसका कुछ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, अभी डिस्कस करूंगा मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन आर। अभी हमारे पास नॉलेज क्या है, सिर्फ मेरे पास क्या दे रखा है, क्यू है, राइट। तो सबसे पहले मैं इनसाइड देख लेता हूँ, इनसाइड में सिर्फ डी निकाल रहा हूँ मैं, और किसी के पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जो अभी तक बताया है उसका कॉन्सेप्ट यूज कर, ठीक है। सो सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ मैं, इनसाइड द स्फीयर फॉर आर लेस देन आर, ठीक है। तो क्या करना है भाई, फ्री चार्ज दे रखा है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, स्पेरिकल सिमेट्रिक है, क्योंकि इसके बिल्कुल जस्ट सेंटर पे रखा हुआ है। तो हमें कितने डिस्टेंस पे निकालना है, आर डिस्टेंस पे। तो क्या कंसीडर कर लिया हमने, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का। तो आपको पता है गॉस लॉ क्या होता है डाइलेक्ट्रिक के लिए, डी के लिए, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू फ्री एनक्लोज्ड। अब हमें पता है ये बिल्कुल बिल्कुल सेम केस है, किसकी तरह है, जैसे क्यू इनक्लोज क्या हो गया, देखिए क्यू इनक्लोज क्या है, इसमें क्यू है, तो डी डॉट डी एस क्या आ गया, इस तरह से। देखो ये इस साइड राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, पॉजिटिव है। और स्पेरिकल सिमेट्रिक केस है तो डी क्या होगा, रेडियली इधर इनवर्ड और आउटवर्ड, बट ये पॉजिटिव आ रहा है और डी एस हमारा ये होगा बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे डी एस कहाँ होगा, तो पॉजिटिव आने के लिए क्या रहेगा, हमेशा डी क्या होगा, बाहर की तरफ, डी कहाँ होगा, इस तरफ, बाहर की तरफ। तो स्पेरिकल सिमेट्री का सब में एंगल जीरो रहेगा, तो कितना आ जाएगा, डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू। देखिए मेरे को पी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है यहाँ पे, मेरे को नहीं पता पी क्या है, और ना ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैंने सिर्फ सिमेट्री यूज़ की है, गॉस लॉ यूज़ किया है, राइट। अब भूल जाओ कि ये डाइलेक्ट्रिक, आपके पास क्या सिचुएशन है, आपके पास क्यू है और ये स्फीयर दे रखा है, और आपको क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, गॉस लॉ अप्लाई करना है। आगे बात समझ में? तो डी कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और स्पेरिकल सिमेट्री है यहाँ पे, तो डी या तो रेडियल इनवर्ड रहेगा या आउटवर्ड। तो ये कहाँ से का डिसाइड हो जाएगा, अगर क्यू पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, सो इट इम्प्लाइज डी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो इनसाइड आया है मेरे पास वो क्या आ गया, ये, या फिर अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, डी ओवर 4 पाई आर स्क्वायर्ड आर कैप, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। ऐसे ही मैं आउटसाइड भी कैलकुलेट कर लूँगा। आउटसाइड देखिए, तो आउटसाइड क्या लेना पड़ेगा मेरे को, फिर से मैं क्या ले लेता हूँ, एक गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस आ गया एट डिस्टेंस आर। अब फिर से यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू फ्री, ये जो गॉसियन सरफेस है इस पे देखो, यहाँ पे बाउंड चार्जेस भी होंगे, लेकिन हमें उनके बारे में सोचना नहीं है कि कितने, कैसे बाउंड चार्ज हैं, कैसे होंगे, कितने होंगे, सिर्फ क्या देखना, फ्री चार्ज, क्योंकि क्यू डी डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, क्यू एनक्लोज फ्री चार्ज। फिर से क्या हो जाएगा, डी डॉट डी एस एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू, फिर से वही बात, ये इस साइड पॉजिटिव आ रहा है तो डी कितना आ जाएगा, डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल हम ई की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको, किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, ई की, बस यहाँ पे ई की जगह क्या है, डी है, और बस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से,
क्यू। सो डी कितना आ गया यहाँ से, क्यू ओवर 4πr², 4π/r²। या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 4πr²r²। आगे बात समझ में, तो इस तरह से डी निकालते। देखिए हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में यहाँ पे पढ़ा भी नहीं है कि ये कैसा डाइलेक्ट्रिक है, पोलराइजेशन क्या है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है। आपको किसी की भी जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए आपको, क्यू फ्री पता होना चाहिए कि भी क्यू फ्री जो चार्ज है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। सिर्फ आप उसी की नॉलेज से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डी फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले जब डी फाइंड आउट करना हो, आप भूल जाओ कि आपके पास कैसा डाइलेक्ट्रिक है, क्या पोलराइजेशन है, बस ये चेक करो कितना फ्री चार्ज दे रखा है और वो स्पेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या प्लेन की सिमेट्री में है। तो आपको डायरेक्ट क्या यूज़ करना है, ई डॉट डी एस। क्या यूज़ करना है, ई डॉट डी एस। यहाँ पे भी डी कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। डी कैसा होगा, ये सब दोनों में कैसा है, रेडियली आउटवर्ड। ये भी कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ रही नहीं बात। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, स्पीयर का ही एक और बता देता हूँ। देखिए ये है, इसमें दे रखा है ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्पीयर ऑफ रेडियस आर। देखो उन्होंने बोल रखा है डाइलेक्ट्रिक स्पीयर है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कि भी इसकी जो परमिटिविटी है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना है। और वो मैटर भी नहीं करेगा क्योंकि हमारा डी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। डी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ क्यू फ्री चार्ज पे। किस पे डिपेंड करेगा, फ्री चार्ज के लिए, अगर उसमें रिक्वायर्ड सिमेट्री है तो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। क्या फाइंड आउट करना है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द स्फीयर, राइट। तो सबसे पहले देखिए ये है एक स्फीयर है, यहाँ पे इस तरह का स्फीयर दे रखा है ये वाला, और इस पे चार्ज कितना है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पूरे वॉल्यूम में। तो पूरे वॉल्यूम में कुछ इस तरह का चार्ज होगा, ये चार्ज है, ठीक है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यू क्या होगा, अगर रो निकालना चाहूँ तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हटा देते हैं यहाँ से, 4/3πr³। तो कितना आ जाएगा, 3Q/4πr³। तो जो रो फ्री है उनकी ऐसा लिख लेता हूँ, जो फ्री चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम फ्री चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ρf। तो ये रो फ्री चार्ज हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, डी फाइंड आउट करना। तो इनसाइड जब फाइंड आउट करते हैं तो क्या कंसिडर कर लेता हूँ मैं, एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस ले लिया मैंने यहाँ पे, एक गॉसियन सरफेस, बिल्कुल ई की तरह ही। अब जो डी की वैल्यू होगी वो तो या तो रेडियली इनवर्ड होगी या रेडियली आउटवर्ड होगी, और आपको पता ही है पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और वैसे भी देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, इनसाइड आर लेस देन आर के लिए। तो इनसाइड के लिए कितना आ जाएगा मेरे पास, ये देखिए यहाँ से लिखा ई डॉट डी एस इंटू क्यू फ्री एनक्लोज्ड। ये जो इतने रीजन में जो फ्री चार्ज होगा, इतने रीजन में यहाँ से 0 से लेके आर तक जो चार्ज होगा वो क्यू फ्री है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस क्या होगा, डी इंटू 4πr², बिल्कुल ई की तरह ही काम चलेगा, इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना हो। देखो ये चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका वॉल्यूम आपको पता है। तो वॉल्यूम चार फ्री चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³। आगे बात समझ में। और रो एफ कितना आ जाएगा, 3Q/4πr³ इंटू 4/3π r³, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4π
से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा, और एक मिनट, यहाँ से इंटू 4 पाई r²। तो यहाँ से क्या क्या बचा, सिर्फ क्या क्या सर्वाइव करेगा, यहाँ से Q/r³ इंटू r³। अब r देखिए, r² है यहाँ पे, तो सिर्फ r बचेगा, तो कितना d कितना आ जाएगा, d इक्वल टू Q/4 पाई r³ इंटू r। सो ये d की वैल्यू आ गई। या फिर रो फ्री की टर्म्स में, वेक्टर नहीं है, वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो r³ आ जाएगा, ठीक है, 4 पाई r³। आप रो की टर्म्स में भी लिख सकते हो, क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, रो फ्री जो दे रखा होगा, ठीक है। हमें चार्ज की टर्म में लिखना था तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, r³, क्या कहाँ होगा ये, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रही नहीं बात, बिल्कुल ई की तरह ही कैलकुलेट, अगर यहाँ पे ई कैलकुलेट करना होता तो E.dr² Q/ε0 आ जाता, बस यहाँ पे क्या आ जाता, ε0, और यही तो फॉर्मूला होता है, ρr/3 ε0 फॉर्मूला होता है हमारा। समझ में आ रही नहीं बात भाई, रो की टर्म्स में भी लिख सकते हो ना इसको, अगर आपके पास सिर्फ रो फ्री दिया होता है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो रो की टर्म्स में क्या आ जाएगा भाई, 3 से, देखो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ρf/r/3, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ρr/3 ε0, बस डिवाइड ही तो हो रहा था बस ε0 से। अरे बात समझ में, कितना आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसको रो की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रो, इन टर्म्स ऑफ रो फ्री, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आउटसाइड देख लेते हैं एक बार। सो आउटसाइड क्या हो जाएगा, फिर से ये मेरे पास स्फीयर है इस तरह से, रेडियस r है, और यहाँ पे क्या मान लो, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको डी कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ रो फ्री चाहिएगा, इन पर्टिकुलर केसेस में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भी मेरे पास ε r क्या होगा, और परमिटिविटी क्या होगी, सब्सटिबिलिटी क्या होगी, या फिर पोलराइजेशन क्या होगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इन क्वेश्चंस का क्या होगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालूंगा और पोलराइजेशन भी निकालूंगा और बाउंड चार्जेस भी निकालूंगा। आगे बात समझ में अभी सिर्फ मैं जितना मैंने थ्योरी में बताया है आपको आज, डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ, उसी के बेस पे मैंने ये बताया था कि भी डी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रो फ्री पे, यानी फ्री चार्ज पे डिपेंड करेगा। समझ में आया नहीं बात। सो ये क्या आ जाएगा, ये आर है, तो मैंने ये रेडियस आर का ये मान लिया है, तो डी कहाँ होगा, यहाँ पे भी डी रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही इसको लिख देता हूँ, E.ds कितना होगा, क्यू फ्री एनक्लोज्ड, और ये कितना है, क्यू ही होगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना, जितना इस पे चार्ज होगा, और पता है हमें इस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, तो सारा चार्ज एनक्लोज हो गया क्यू, और डी क्या बना, डी इंटू 4 पाई r² इक्वल टू क्यू। सो डी कितना आ जाएगा, डी यहाँ से आ गया Q/4 पाई r², और ई कितना होता था, Q/4 पाई ε0r², ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। या फिर अगर लिखना चाहो आप इसको वेक्टर फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा, Q/4 पाई r²r²। बस ये निकालने के लिए किससे डिवाइड कर दूंगा इसको, एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन से, क्योंकि इतना ही तो डिफरेंस था इसमें। ये निकालने के लिए क्या यूज़ कर दूंगा मैं, यहाँ पे एप्सिलॉन यूज़ कर दूंगा, ठीक है। ये भी डिस्कस करूंगा मैं कैसे करना है, ये ई कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए अब इस पर नहीं, एप्सिलॉन से नहीं करेंगे, एप्सिलॉन होता है, ठीक है, सॉरी, अभी ई के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। सो डी कैसा आ रहा है, अगेन ये कैसा है, रेडियली आउटवर्ड। सो डी इनसाइड, ये क्या आया, डी आउट लिख सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और डी इनसाइड क्या आया था,
सो डी इनसाइड था मेरे पास, डी इनसाइड इक्वल टू क्यू आर ओवर 4 पाई r क्यूब, वो भी कैसा था, रेडियली आउट। सो ये थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी का डी का, इसमें भी डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री का केस है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज सराउंडेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम आउट टू ए रेडियस कैपिटल आर, फाइंड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट दोनों रीजन्स में, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। देखो क्या कह रहा है ये, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, कैसा है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है इस तरह से, ये दे रखा है, इनफाइनाइट है, ध्यान रखना, कैसा, लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट। इस पे चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्म है। और इससे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने रेडियस तक, कैपिटल आर रेडियस तक क्या भर दिया हमने, कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में, यहाँ से लेके इधर यहाँ तक क्या आ गया, एक सिलेंडर है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये भी कैसा जाएगा, ऐसा इन्फिनिटी तक। तो केस कैसा है, चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेरिकल सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक है। तो ये कह रहा है, ये कोई मटेरियल फिल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ये, कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले इनसाइड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो इनसाइड में क्या कर लेता हूँ मैं, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ, लेंथ आर एल का। जैसे इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से, इनफाइनाइट लाइन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वैसे ही निकाल रहे हैं। सो मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया है इस तरह का। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी एल, राइट, और कितने डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ मैं, ये आर पे, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, इसकी रेडियस कितनी है, आर की। ठीक है, तो ये तो आपको पूरा डिटेल में पता ही है, जब इनफाइनाइट लाइन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यूजिंग गॉस लॉ, तो कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, तो हमें पता है ई डॉट टी एस मस्ट बी इक्वल टू क्यू फ्री एन क्लोज्ड। फ्री चार्ज कितना है जो हमने बाहर से दिया हुआ है, तो फ्री चार्ज क्या है ये, तो ये कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा, कितना दे रखी है इसकी चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, तो लैम्डा इंटू लेंथ कितनी है टोटल इसकी गॉसियन सरफेस की एल, सो डी क्या होगा, और आपको पता है सिमेट्री से, तो जो डी की वैल्यू है वो भी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। सो डी, बिकॉज डी इज रेडियली आउटवर्ड, भाई ई की जगह ई तो है, यहाँ पे क्या कर दो, बस डी को क्या लिखा है, बस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को डी लिखा है, तो ई की जो वैल्यू होगी वो इस केस में भी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और वैसे भी देख सकते हो, देखो राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, लैम्डा इंटू एल पॉजिटिव है, तो ये इंटीग्रल भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और आपको पता है जो डी की वैल्यू है सिमेट्री से क्या होगा, या तो रेडियली इनवर्ड होगा या रेडियली आउटवर्ड होगा, या तो रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड। रेडियली इनवर्ड हो गया सब जगह सभी पोजीशंस पे, तो ये नेगेटिव आएगा ना, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, इसीलिए ये पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी इंटू इसका टोटल सर्फ, देखो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो गया, इससे यहाँ से कंट्रीब्यूशन, देखो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हो कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होगा, और ये कंट्रीब्यूशन मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, जहाँ 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 से कंट्रीब्यूशन आएगा मैं सिर्फ वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से डी क्या होगा, ये एन कैप हो जाएगा, और डी रेडियली आउटवर्ड है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा किससे, इससे। इसका एरिया कितना है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर इंटू एल, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो डी क्या आ गया, लैम्डा ओवर टू, सॉरी कैपिटल आर नहीं आएगा, स्मॉल आर आएगा, क्योंकि रेडियस कितनी है यार, 2 पाई आर। या अगर डायरेक्शन की टर्म्स में लिखना चाहें, वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहें, तो क्या आ जाएगा, इंटू आर कैप ओवर 2 पाई आर। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ही डी होगा। अरे बस समझ में, आउटसाइड जब निकाल रहे होंगे तो बाहर कंसिडर कर लेंगे एक,
आउटसाइड निकाल रहे होंगे तो क्या आ जाएगा इस तरह से, देखिए आउटसाइड में कहाँ कंसीडर कर लेंगे, आउटसाइड, राइट। बिल्कुल इनसाइड जैसा ही केस है, इसमें भी क्या है, देखो ये गॉसियन सरफेस ले लिया मैंने, आउटवर्ड रेडियस कितनी है यहाँ पे निकालना है ना, तो मेरे को यहाँ से निकालना है, तो मैंने कितने डिस्टेंस पे ले लिया गॉसियन सरफेस आर्स पे, लेंथ कितनी है इसकी एल। सो ई डॉट डी एस कितना बनेगा, डी डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज क्यू फ्री एनक्लोज्ड, तो क्यू फ्री एनक्लोज क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। तो टोटल जो चार्ज होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर से अगेन रेडियली आउटवर्ड होगा तो कितना आ जाएगा 2 π r l, तो एल से एल फिर से अगेन कैंसिल, तो डी क्या कितना आ गया यहाँ से लैम्डा ओवर 2 π r। बिल्कुल सिमिलर केस आएगा इस तरह से, समझ में आ रही नहीं बात। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। आप इस रीजन में है ना डी भी निकाल सकते हो, सॉरी ई भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, इस रीजन में आपको डी पता है और आपके पास क्या है, और आप जानते हो बिकॉज डी ये प्रूव की कर चुके हैं ना हम पहले, डी को क्या लेके चलते हैं ई प्लस पी। और आउटसाइड रीजन वाला, आउटसाइड रीजन कैसा है, वैक्यूम है। अब वैक्यूम में तो कोई पोलराइजेशन होगा नहीं क्योंकि मटेरियल नहीं है कोई भी, समझ में आ रही है बात, वैक्यूम में कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा। अब वैक्यूम है, पोलराइजेशन है, फॉर आउटसाइड रीजन देयर इज वैक्यूम, वैक्यूम या फ्री स्पेस बोल सकते हो, देयर इज, मैं फ्री स्पेस बोलूँगा, यहाँ पे क्या होगा फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस में क्या है, पोलराइजेशन ज़ीरो है, और पोलराइजेशन ज़ीरो हो गया, सो इट इम्प्लाइज डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई आउटसाइड, मैं आउटसाइड रीजन के लिए बता रहा हूँ, आउटसाइड रीजन के लिए क्या आ जाएगा, डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैं दूसरे तरीके से भी करवाऊँगा इसको, अरे बात समझ में, डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डी की वैल्यू क्या थी, लैम्डा ओवर 2 π एप्सिलॉन नॉट आर, आर कैप। तो ये आउटसाइड के लिए भी आ गया, ठीक है। अगर जिसका, क्योंकि वैक्यूम उस वाले केस में भी कर सकते हैं, मैंने ये वाला केस कराया था आपको, जो सेकंड एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल में भी कराया था ना। सेकंड एग्जांपल में भी क्या है, वैक्यूम है ना आउटसाइड के लिए, फॉर आउटसाइड रीजन पी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि किसके लिए है, बिकॉज देर इज फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए डायरेक्ट कर सकते हो, तो सो इट इम्प्लाइज डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, उसी से फॉर्मूला से, बिकॉज डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, उस पर्टिकुलर रीजन पे, उस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डी निकाल रखे हैं, डी निकाल लिया है और पी यहाँ पे ज़ीरो है, तो क्या आ जाएगा, ई कितना आ गया, आउटसाइड की बात करें, मैं आउटसाइड की ही बात कर रहा हूँ, ई आउटसाइड कितना आ जाएगा यहाँ से, क्यू ओवर 4 π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर्ड आर कैप। तो ध्यान रखना, ऐसे ही अगर इनसाइड मेरे को पोलराइजेशन पता लग जाए तो मैं यहाँ से भी क्या निकाल सकता हूँ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ इनसाइड, बट मैं दूसरा मेथड यूज़ करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका, ये 3 एग्जांपल्स थे, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने डिस्कस किया और 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या कैलकुलेट किया है, फॉर सम स्पेशल सिमेट्रिकल केसेस, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू।